चलो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबसे पीछे 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 पुराना पुराना पुराना, बहुत पुराना हम लोग गए और हमने सोचा कि एटम कैसा दिखता है। तो सब लोगों ने अपने 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 हिसाब से अलग अलग आंसर्स दिए, किसी को जैसा अच्छा लगा होगा, जिसको जो पसंद आया होगा। भाई जब हमें कोई चीज नहीं पता, आज आपसे पूछा जाए एलियन कैसे दिखते हैं, तो कोई सिंह वाला बता देगा, कोई ग्रीन कलर बता देगा, जो मूवी आपने देखी होगी या आपके दिमाग में जो कार्टून फिल्म होगी उसके हिसाब से आप एलियन का एक इमेजिनेशन करके मुझे आंसर दे देते। तो जब कोई चीज पता नहीं होती तो उसके बारे में सिर्फ एक थ्योरी रखी जाती है, तो हाइपोथेसिस माना जाता है कि हाँ ये ऐसा होगा। आपके चैप्टर से थोड़ा सा और पहले का बता रही हूँ, है ना। चैप्टर की शुरुआत हम थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम से करते हैं। मैं थोड़ा सा उससे और पहले का बता रही हूँ कि हमारे पास सबसे पहले जो डिस्कवरीज चालू हुई इससे रिलेटेड, कैसे रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड, वो हम लोग बहुत बैक जाते हैं, 1800s में हम लोग पहुंच गए। वहां पर हमने किया डिस्चार्ज ट्यूब ली। अभी आप लोग 11th में नहीं है, थोड़ा सा 11th का पार्ट है कि डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है कि भाई इसके अंदर एक तो कोई चार्जिंग नहीं है, दूसरा ये वैक्यूम है, मतलब इसमें से एयर भी जो है वो बाहर निकल ली गई। उसके बाद में इसके अंदर यहाँ पर 2 पॉइंट्स लगाए गए, वायर्स लगाए गए, उसमें से कुछ करंट वगैरह को पास किया गया। अपन पूरा मेथड नहीं पढ़ रहे, अपन सिर्फ एक बात चालू कर रहे हैं कि कहां से इस चीज की शुरुआत हमें लेनी है। तो जब उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया तो पता चला कि एक पार्ट जो है कैथोड है, पॉजिटिव पार्ट है, कैथोड है, वहां से कुछ रेज यहाँ से बाहर निकल रही है और उन रेज को नाम दे दिया गया कैथोड रेज। बोले रेज है, रेज समझ में आता है, कोई एक लाइट बीम जा रही है, रेज है, वो रेज की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। बोले मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, जब ये जाती है तो किसी चीज से टकराती है, मतलब टकराएगा कौन, जो एक पार्टिकल होगा, हम क्या बोल रहे हैं, ये रेज है। आपको थोड़ा सा एक टफ जॉब लगेगा समझने में। रेज और वेव्स, आपके दिमाग में अगर मैं बोल रही हूँ कि एक वेव आ रही है तो आप ये नहीं मानोगे कि वेव आपसे आके टकराई। टकराती कौन सी चीज है, जिसके पास यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हो, तो पार्टिकल्स आकर ही टकराते हैं। तो जब ये एक्सपेरिमेंट्स करे गए तो पता चला कि ये जो रेस है ये जाके किसी चीज से टकरा रही है। अगर यहाँ पर एक छोटा सा, मतलब उन्होंने ऐसा फैन जैसी चीज यहाँ पर रख दी, तो जब ये आई, फैन मतलब बहुत छोटा सा, बहुत लाइट, तो जब ये रेज आई तो वो चीज मूव करने लगी, तो पता चला कि कोई चीज यहाँ से आ रही है जो इससे मूव करने का काम करवा रही है, टकरा रही है। कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी गई। फिर उसके बाद पता चला कि बोले अरे आपने तो इधर वाला पढ़ा, इधर से भी तो कुछ रेस निकल रही है, उनके बारे में भी पढ़ो। तो दूसरे व्यक्ति ने उसके बारे में पढ़ा और उन्हें नाम दिया क्या, बोले दीज आर कॉल्ड एज एनोड रेस। तो कैथोड रेस भी हो गई, एनोड रेस भी हो गई। फिर और आगे बढ़े तो बोले अच्छा इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ऐसे करके थोड़ा थोड़ी देर में चार्ज जो है उसकी शुरुआत हो गई कि भाई पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो जब इस तरह से करंट पास होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का डेवलपमेंट भी होगा। लेकिन उस वक्त पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलना है, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोलना है, ये नहीं मालूम था, ये नाम नहीं दिए गए थे। तो और चले अपन आगे, तो इलेक्ट्रॉन वर्ड जो है इट वाज गिवन बाय सर जे थॉमसन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। उसके बाद में हमारे को वर्ड मिला प्रोटॉन विच वाज गिवन बाय गोल्डस्टीन, एंड प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। लेटर ऑन दैट वर्ड आया न्यूट्रॉन विच वाज गिवन बाय Chadwick, and these have no charge। ठीक है, तो ये सब स्टेप बाय स्टेप चालू हुआ।
हम अभी कौन सी स्टेप पे हैं? पहले कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई, फिर एनोड रेज की डिस्कवरी हुई, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया गया, खाली इलेक्ट्रॉन नाम दिया, प्रोटॉन नाम नहीं। उसके बाद में आया थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। आपको वहां से समझना कि पहले कैथोड रेज, फिर एनोड रेज, फिर हमने बोला नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, और फिर हमने नाम दिया नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स। चलो अब हम चालू कर रहे हैं कि बोले एटम कैसा दिखता है। उसकी शुरुआत हुई बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। बेटा इससे पहले भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए गए, बट फर्स्ट एक्सेप्टेड स्ट्रक्चर जो होता है दैट वाज गिवन बाय थॉमसन। ठीक है, एक्सेप्टेड कि हमें हमने माना कि इसमें कोई अच्छी बात है जो हमें इसको ले लेना चाहिए, तो इसलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। दिस एटम, this model is also called as plum pudding model, watermelon model and raisin pudding model। क्या था इस थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम में? इसके हिसाब से एटम इज स्फेरिकल इन शेप। एटम जो है वो स्फेरिकल होता है, in which the positive part is dispersed and the negative part is embedded in it। लैंग्वेज थोड़ी सी चाहिएगी। क्या बोल रहे हैं हम लोग? पॉजिटिव पार्ट इज डिस्पर्स्ड एंड नेगेटिव चार्ज इज एम्बेडेड इन इट। मतलब जो भी पॉजिटिव पार्ट होगा वो पूरे के पूरे एटम के अंदर फैला हुआ है। कैसे फैला हुआ है? तो जस्ट लाइक द ईटेबल रेड पार्ट ऑफ द वाटरमेलन, अपने नाम दिया है वाटरमेलन मॉडल ऑफ एन एटम। तो वाटरमेलन स्फेरिकल हो गया है ना। अब अकेला मैम तरबूज तो ओवल वाला भी आता है। अब ओवल वाला नहीं समझने का अपने को, स्फेरिकल वाला ही समझने का। जो कंपैरिजन है वो अपने को वैसा ही लेकर चलना है। तो जो रेड एडिबल पार्ट होता है, लाल पार्ट जिसको हम खाते हैं, इट इज डिस्पर्स्ड इन द होल वाटरमेलन। तो पॉजिटिव पार्ट इज डिस्पर्स्ड इन द एटम just like the red part present in the watermelon, and negative charge is embedded in it। नेगेटिव चार्ज को हम लोग नाम दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उस वक्त तक हमें ये मालूम था कि नेगेटिव पार्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो इट इज एम्बेडेड इन इट जस्ट लाइक द सीड्स आर एम्बेडेड इन द वाटरमेलन। जिस तरह से सीड्स वाटरमेलन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे नेगेटिव पार्ट जो है वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक, अगर प्लम पुडिंग बोला जाए तो पुडिंग जो खाने वाला पार्ट है वो पूरा पुडिंग वो कंपेरेबल हो गया टू पॉजिटिव चार्ज, और उसके अंदर जो प्लम्स प्रेजेंट है ना, काले काले कलर जो प्लम्स उसके अंदर आ गए, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। रेजिन पुडिंग, एक पुडिंग बनाई और उसके अंदर रेजिन, द्राक्ष, किशमिश जो भी आप बोलते हैं वो उसके अंदर डला हुआ है। तो जो पूरा ईटेबल पार्ट है वो हो गया पुडिंग यानी पॉजिटिव चार्ज, और रेजिन्स जो हैं दे आर एम्बेडेड इन इट। अब इसके कुछ पॉइंट्स थे, ऑलरेडी हम क्लास में लिख चुके हैं, डिक्लेयर हो चुका। फर्स्ट पॉइंट है एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पूरा एटम जो है उसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एन एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। कैसा है? बोले एटम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर। ठीक। थर्ड पॉइंट है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मतलब जो वैल्यूज होंगी उनकी, उसमें जितना नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट है उतना ही पॉजिटिव पार्ट भी होगा, और नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल है, इसीलिए हम बोलते हैं इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो 3 पॉइंट्स हम लोग लेते हैं। पहला पॉइंट तो खुद थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम का ही हो गया कि पॉजिटिव पार्ट इज डिस्पर्स्ड
एंड नेगेटिव पार्ट इज एम्बेडेड इन इट। सेकेंड पॉइंट हो गया आटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और थर्ड पॉइंट की भाई क्यों न्यूट्रल है, बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन देयर मैग्नीट्यूड। अब थॉमसन की जो भी बात थी वो हमने मान तो ली, लेकिन डेफिनेटली उसमें कुछ कमी रही। उस कमी को बताने के लिए हमारे पास आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बोला कि भाई मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और उस एक्सपेरिमेंट में मुझे जो आंसर मिल रहा है वो आंसर क्यों मिल रहा है मुझे समझ में नहीं है। ये नहीं बोला कि थॉमसन अंकल आप गलत हैं, क्या बोला कि मुझे, जैसे आप मेरे पास आए, आप ये तो नहीं बोल रहे कि मैम आपने जो प्लस माइनस किया है वो रॉन्ग हो गया, है ना। आपको मुझसे डर लग रहा है, आप मेरे पास खाली क्या बोलने के लिए आए, बोले मैम हमारा ये वाला आंसर नहीं बना। तो ये अच्छा तरीका कहलाएगा कि हाँ भाई आपने डायरेक्ट मिस्टेक नहीं निकाली, इनडायरेक्ट आपने मुझसे डाउट पूछ लिया और अब अगर मैंने उसका आंसर दे दिया तो भाई मैं राइट हूँ, और अगर मैं आंसर नहीं दे पाई तो मुझे मेरे आंसर को करेक्ट करना पड़े, और अगर मैं अपना आंसर भी करेक्ट नहीं कर पाई तो इट इज माय ड्रॉबैक। इट मींस मुझे ये मालूम ही नहीं है कि ये आंसर कैसे आएगा। अब वो आप सोचो कि आपका आंसर आ गया और आप देखो कि वो आंसर कैसे लेकर आना है और आपकी कहानी आगे बढ़। समझ में आता है? यही काम किसने किया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड, ये पूरा समझ में आ जाएगा, किसी को कुछ लिखना तो नहीं है, लिखा हुआ है रदरफोर्ड मॉडर्न, सॉरी रदरफोर्ड गोल्ड कॉइन एक्सपेरिमेंट। दो नाम लेते हैं हम, या तो हम बोलते हैं रदरफोर्ड गोल्ड कॉइन एक्सपेरिमेंट और या फिर हम बोलते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये दो नाम हम लोग इसको देते हैं। इसके अंदर बहुत बहुत और बहुत पतली, वेरी थिन गोल्ड फॉइल इज यूज्ड। फॉइल समझ में आता है, मम्मा खाना रख कर देती है एल्यूमिनियम फॉइल में, वो भी मोटी है, उससे भी पतली फॉइल बनाई गई। कितनी पतली, कितनी पतली, कितनी पतली, इट इज जस्ट 1000 एटम्स थिक। बोले फॉइल फॉइल की मोटाई कितनी होगी, थिकनेस कितनी होगी, तो इट इज जस्ट 1000 एटम्स। केवल इतनी थिकनेस के साथ एक फॉइल बनाई गई। काय की बनी हुई है वो, इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड, इसीलिए नाम रखा गया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब पहला नाम आया अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल, अब पढ़ने से पहले ये समझ में आना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल्स किसे बोलते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वर्ड है, ऐसे हमारे पास कुछ वर्ड हैं जिन्हें हम कहते हैं अल्फा, बीटा और गामा। क्या बोलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा जो होते हैं, मैं यहाँ पे अलग से बता देती हूँ, अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स and gamma particles have no charge, they mainly resemble rays या हम बोलेंगे waves। कौन सी waves, जैसे हमारे पास होती है रेडियो वेव, समझ में आएगा, माइक्रोवेव, मैंने मैम घर में माइक्रोवेव है, वो वाला माइक्रोवेव। डेफिनेटली रेडियो की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है ना, टीवी वगैरह ये सब सैटेलाइट, इनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, तभी हमारे टीवी के चैनल्स के नंबर होते हैं। उस फ्रीक्वेंसी पे कोई एक पर्टिकुलर चीज काम करती है, तो वेव्स जो आ रही हैं उन्हें हम लोग नाम देंगे रेडियो वेव्स। ऐसे ही जो घर में हमारे पास माइक्रोवेव होता है जिसमें हम खाना गर्म करते हैं, उसमें हम खाना गर्म कर रहे हैं बाय हीट नहीं,
आग जलाई अपन ने? नहीं। दूसरा, क्या उसके अंदर ऊपर से हमें ऐसी कोई कॉइल नजर आती है जो गर्म हो गई? नहीं, हम तो एक कांच का सरफेस है जिसके घर में भी माइक्रोवेव है, कांच के सरफेस के ऊपर अपन अपना बाउल जो भी है वो रख देते हैं, गोल गोल घूमता है, गर्म हो जाता है। तो कैसे गर्म हुआ? अगर गर्म हो रहा होता तो बोले हमारा जो नॉर्मल वाटर गैस गीजर है, गैस गीजर में पानी गर्म कैसे होगा? अरे नॉर्मल इलेक्ट्रिकल गीजर में पानी गर्म कैसे होता है? प्रेस, आयरनिंग जो अपन कपड़ों पे करते हैं वो गर्म कैसे होती है? नहीं होगा। हाँ, कॉइल। ओके, हमारे पास में अपन ये जो भी चीज है, कौन सी की बात करने लगी मैं, थोड़ा टॉपिक चेंज हो गया। अपन इलेक्ट्रिकल गीजर, आयरन करने वाली हमारी जो प्रेस है जिसे हम आयरन बोलते हैं, वो हम लोगों ने सॉकेट में लगाई, इलेक्ट्रिसिटी पास हुई, इसके अंदर हाईली कॉइल्ड वायर्स है, वो वायर्स गर्म होते हैं और गर्म होकर वो हीट बाहर फेंक रहे हैं। सिंपल सा लॉजिक। गीजर के अंदर, रूम हीटर के अंदर, आयरन के अंदर यही लॉजिक यूज होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसी से सामान गर्म हुआ। ठीक, अब एक तरीका होता है हमारे पास है इंडक्शन, आजकल यूज में लिया जाता है, इंडक्शन आता है, एक वो होता है। और तीसरा हमारे पास में है जो हम पढ़ रहे हैं माइक्रोवेव। जो हमारा माइक्रोवेव होता है वो पीछे से बहुत बड़ा होता है, उसके पीछे सब मैग्नेट्स वगैरह लगी हुई होती है, और इलेक्ट्रिक करंट पास करने पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इन सब के कारण एक वेव प्रोड्यूस होती है विच इज कॉल्ड एज माइक्रोवेव। उस वेव का नाम माइक्रोवेव दिया। ठीक है, हमने उस ऑब्जेक्ट को माइक्रोवेव बोला, लेकिन अभी अपन क्या समझ रहे हैं कि वो जो वेव इसमें जा रही है जो खाने को गर्म कर रही है, दैट वेव इज कॉल्ड एज माइक्रोवेव। ठीक है, तो ये सारी वेव्स जो हैं दे कम अंडर गामा पार्टिकल्स, इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो आपके सिलेबस के बाहर है, छोड़ दो। बीटा पार्टिकल्स बोले नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ऐसे बीटा भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। अब अल्फा, मैंने ये नहीं बोला कि बीटा आर इलेक्ट्रॉन, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला बीटा पार्टिकल्स अलग होते हैं। अब आप बोलो मैम ये कब बनते हैं, क्या होता है, तो बेटा 12th में जाओगे, बाई चांस अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिसइंटीग्रेशन होता है, उसमें ये का प्रोडक्शन, इन चीजों का प्रोडक्शन होगा, तो वो ओवरडोज हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती, बट डोज ओवर हो जाएगा, इसलिए रहने देते। अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं एंड दे रिजेंबल हीलियम। हीलियम पता चलता है, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट हीलियम। हीलियम की प्रॉपर्टी होती है कि एटॉमिक नंबर इज 2 एंड एटॉमिक मास इज 4। तो जैसे हीलियम में 2 और 4 होता है, ऐसे अल्फा पार्टिकल में भी 2 और 4 वर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इससे क्या पता चलता है, हम उस बात पर आते हैं। ये सारी बात यहाँ मैंने खत्म करी। मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यहाँ से हमने अल्फा पार्टिकल्स को भेजा, अल्फा पार्टिकल्स जाके गोल्ड फॉइल पे टकराए। ये मेरा एक्सपेरिमेंट, मेरा नहीं, इसका रदरफोर्ड। अब ऑब्जर्व क्या किया उन्होंने, ऑब्जर्व किया कि मेनी ऑफ द पार्टिकल्स, कौन से पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स passed undeflected. Few of them were deflected by some angle and very few of them were deflected back by angle of 180 degree. बात खत्म हो गई। क्या हुई, अल्फा पार्टिकल्स आए, गोल्ड फॉइल पे टकराए। ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स पास आउट हो गए, कुछ जो है वो किसी किसी एंगल से कहीं कहीं चले गए, और बहुत थोड़े से ऐसे थे जो वापस से 180 डिग्री से पीछे गए, जिस रास्ते आए उसी रास्ते वापस चले